नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां होंगी बंद। इस वक्त की अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी 1 जनवरी से बंद होने जा रही है। और दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है, 1 जनवरी को ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इस वक्त की दिल्ली से अहम और जरूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 1 जनवरी को ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद होगा जो पुरानी डीजल जो है, दिल्ली में 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां थी वो बंद होंगी। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी। नए साल के मौके पर केजरीवाल सरकार का बड़ा और अहम फैसला, दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी किया है आदेश। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि 1 जनवरी को ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। दिल्ली में 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। आपको बता दें कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी। इस वक्त की अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के करीब 45 सांसदों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और पीएम मोदी सुबह 9 बजे सभी सांसदों से नाश्ते पर मिलेंगे भी। और बताया जा रहा है कि इस दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद रहेंगे। और जानकारी तो ये भी है कि सभी सांसदों को 9 बजे नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया है कि संसद के जारी शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ ही ये चौथी बैठक होने वाली है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब तक मोदी पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण राज्यों और मध्य राज्य के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की आज उत्तर प्रदेश के करीब 40 बीजेपी सांसदों के साथ बैठक तय है और प्रदेश के बाकी सांसदों के साथ बाद में बैठक करेंगे। आज होने वाली बैठक में यूपी के 40 सांसदों के अलावा उत्तराखंड के सभी 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे। और उत्तर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर दोनों सदनों में लगातार हंगामा चल रहा है और विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि लखीमपुर हिंसा की जांच पर एसआईटी ने भी माना है कि किसानों को कुचलना सुनियोजित साजिश रची गई थी और ऐसे में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी अपराधी हैं, उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी की सांसदों के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है। यूपी में आज सियासी शुक्रवार है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे के सर्द मौसम में ही सियासत की गर्मी बढ़ती ही जा रही है। राज्य में बड़ी हलचल नजर आने लगी है और एक तरफ बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे, जहां वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ बड़ी रैली करने वाले हैं। उधर अखिलेश यादव भी लखनऊ से सटे पड़ोसी जिले रायबरेली में अपनी विजय यात्रा निकालेंगे। वो रायबरेली में रहकर जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। और आपको बता दें कि लखनऊ में मौजूद अमित शाह को जवाब भी देते नजर आ सकते हैं। और अखिलेश दोपहर करीब 1 बजे अपनी विजय यात्रा निकालेंगे और वहीं आपको बता दें कि वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। और अमित शाह 2 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं अमित शाह की रैली में ही लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी और जनसभा में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के अलायंस पार्टनर संजय निषाद भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रैली पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि माना जा रहा है कि निषाद समुदाय को लेकर इसमें अमित शाह का बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और खबर तो ये भी है कि इस जनसभा में मछुआ आरक्षण को लेकर घोषणा भी की जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी में करीब 60 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां निषाद समुदाय का वोट निर्णायक भूमिका में होता है, यानी जहां यह समुदाय जीत हार तय करता है। और एक अन्य जानकारी के अनुसार अमित शाह शुक्रवार शाम को ही 5 बजे राजकीय पॉलिटिकल कैंपस में ही सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय
अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव ने कभी प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात तय हुई। अखिलेश ने शिवपाल के साथ अपनी एक तस्वीर टैग करते हुए ट्वीट में कहा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राम मनोहर लोहिया और लोक नायक समेत दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल में आज फिर स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने की वजह से ही मरीजों को दिक्कत होगी। और दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टरों को जो इन चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है वे भी अब NEEG-PG काउंसलिंग में ही देरी के विरोध में ही इलेक्टिव सर्जरी और ट्रामा केयर सहित सभी सेवाओं को बंद कर हड़ताल करने का ऐलान किया है। और इसे लेकर ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने संगठन फेडरेशन ऑफ शॉर्टकट में आपको बता दिया जाए तो फोर्डा ने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। और फोर्डा ने ही अपने पत्र में 17 दिसंबर से दिल्ली के सभी अस्पतालों में ही OPD सहित इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि अस्पतालों में OPD और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की देखरेख के लिए केवल फैकल्टी मेंबर्स और वरिष्ठ डॉक्टरों की ही उपलब्ध होंगे। वहीं हड़ताल पर जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि हम मरीजों को असुविधा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना धरना 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है और सरकार से ही नीट PG काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए हम ये कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। बता दें आपको कि नीट PG काउंसलिंग में ही देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले 3 दिसंबर को ही डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और इस दौरान मरीजों को इलाज मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि कई मरीजों की तो मौत भी हो गई है और 1 हफ्ते चली हड़ताल के बाद मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए फोर्डा ने ही 9 दिसंबर को 1 सप्ताह के लिए हड़ताल पर स्थायी रोक लगा दी थी और वही सरकार को नीट PG काउंसलिंग शुरू करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया था। और आपको ये भी बता दें, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है कि देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में ही रेजिडेंट डॉक्टरों के पर्याप्त कार्यबल की कमी चल रही है और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही अभी तक कोई एडमिशन जो है वो नहीं हुआ है। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि भविष्य में कोविड-19 महामारी की लहरों के बड़े होने की संभावना के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी स्थिति विनाशकारी होगी, जिसका असर देश की आबादी पर पड़ेगा। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाए। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की दुर्दशा को जाहिर करते हुए सदन में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान बोलना चाहते थे। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के पास भी समय कम बचा था और वो चर्चा को 6 बजे तक खत्म करना चाहते थे, जबकि विधायक समय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और इसके बाद स्पीकर ने कहा, मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है और हा हा करना है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हंसते हुए हेगड़े ने कहा कि मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। मैं सभी को अपनी बात जारी रखने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी परेशानी सिर्फ यही है कि सदन का कामकाज नहीं चल रहा है। तभी बीच में पूर्व मंत्री रमेश कुमार ने कहा, देखिए एक कहावत है, जब रेप होना ही है तो लेटिए और मजे लीजिए। आपकी इस वक्त वही स्थिति है।
अब इस बयान को लेकर रमेश कुमार चौतरफा घिर गए हैं और ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश कुमार ने ऐसा बयान दिया हो। 2019 में भी स्पीकर रहते हुए इन्होंने अपनी हालत की तुलना रेप पीड़िता से कर बड़ा विवाद दिया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रमेश कुमार के इस बयान के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी के विधायक बल्कि महिला सदस्यों ने भी सदन में प्रदर्शन किया और उनके बयान की निंदा की। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा को लेकर ही एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लाछन लगाना और शांति भंग को भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान के तहत ही एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दोनों युवकों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर ही आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी और एफआईआर में लिखा है कि मेरा भारत महान नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सीडीएस विपिन रावत के खिलाफ देश की अखंडता और शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अन्य लोगों की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही मृत्यु हो गई थी। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता मुर्गेश सिंह शहडोल जिले के सुहागपुर कस्बे के रिया थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान पुलिस ने भी जनरल बिपिन रावत और अन्य के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मनीष कुमार मीणा और जीवन लाल के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ एसपी अमृता द्रहन ने ही कहा है कि मीणा ने 9 दिसंबर को तमिलनाडु में ही कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में एक बड़ा दावा कर दिया है। कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। दीपक सिंह ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार के कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसद भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। क्या पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी उनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है? और क्या गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को राज्य सरकार ने नहीं देखा था? तो वही सपा सदस्य उदयवीर सिंह ने इस पर सवाल किया। आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कार्यवाही की क्योंकि उनके अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था। ये तथ्य भी सामने आया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से आधे मरीजों की मृत्यु हो गई क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन आपूर्ति बंद की गई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने खुद कार्रवाई की और ऐसे में सदन में ये गलत बयानी कैसे कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के मसले पर वार्ता के लिए ही दुनिया के शक्तिशाली देशों के वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना पहुंच चुके हैं और ईरान की नई सरकार परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि अमेरिका पहले समझौते पर प्रभावी करना चाहता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए इस रिपोर्ट।
ईरान परमाणु समझौते पर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बातचीत शुरू हो चुकी है। 5 महीने पहले सस्पेंड हुई ये बातचीत एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि 2015 के परमाणु समझौते के फिर से शुरू होने में बहुत सारी बाधाएं सामने आ सकती हैं। जून में यह बातचीत, आपको बताते चले, एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई थी। राजनयिकों ने कहा था कि वे एक समझौते पर पहुंचने के बेहद करीब थे, लेकिन अतिरूढ़वादी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के सत्ता में आने से दृष्टिकोण में अब बदलाव हो चुका है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की क्षमताओं को मजबूत करते हुए कई महीनों तक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए पश्चिमी देशों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रॉब मैले ने कहा है कि तेहरान का रवैया वार्ता के लिए अच्छा नहीं। मैले ने इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया था कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम को चालू करने के बेहद करीब पहुंच जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी मुल्क उसे संदेह की नजर से अब देखने लगा है। 2015 के परमाणु सौदे को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना गया। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त प्रतिबंधों के बदले उस पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की, लेकिन ये समझौता तब बिगड़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने देश को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया और अगले साल ईरान ने सौदे के तहत बनाए गए नियमों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इस तरह ईरान ने अपने तरीके से अमेरिका को जवाब भी दे दिया। हाल के महीनों में ईरान ने यूरेनियम को अभूतपूर्व स्तर तक समृद्ध करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने एजेंसी और आपको बताते चले ईरान के बीच विवाद के कई मुद्दों को दूर करने की उम्मीद में पिछले सप्ताह तेहरान का दौरा भी किया था। हालांकि उन्होंने तेहरान से लौटने के बाद कहा, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई। JCPOA वार्ता को खतरे में न डालने के लिए पश्चिमी राजनयिकों ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पिछले हफ्ते की बैठक में ईरान के आलोचनात्मक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कह दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हो और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं था। ईरान परमाणु समझौतों को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान के साथ सकारात्मक संबंधों की शुरुआत के लिए इसे एक विकल्प के तौर पर जरूर देखा गया। इसके तहत ईरान के शोध कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया और उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो अब क्या ये समझौता फिर से अमल में आ सकता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में विशेषज्ञ मार्क फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि इस समझौते से जुड़े कुछ लक्ष्यों के लिए अब बहुत कम समय बचा और इस समझौते का मसौदा तैयार होने के बाद से ईरान ने जो प्रगति की है उसके चलते JCPOA अब कम उपयोगी हो गया, लेकिन फिर भी इस समझौते पर विचार और इसके वापसी की कोशिशें हो रही। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी बन जाता है कि आखिर इस समझौते से किस देश को कितना फायदा होने वाला है। आपको बताते चले, इस समझौते से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। IISS के मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि ईरान की अवास्तविक मांगों को देखते हुए JCPOA में वापसी की संभावना कम ही लगती है। अगर समझौता नहीं होता है तो कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य विकल्प को भी अंतिम विकल्प मानने लगेंगे। मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान समझौते में कम से कम शर्तों पर राजी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के साथ कुछ प्रतिबंध भी हटाए जाएं। इसकी सभी कमियों के बावजूद ईरान परमाणु समझौते के फायदे भी हैं। इसके बिना मध्य पूर्व कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या।